गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी को आज सुबह की नमस्कार। टुडे आई एम डिसाइडेड कि इसमें मुझसे जैसे भी बोला जाएगा मैं उसमें ना तो कुछ एडिटिंग करूँगा ना ही कुछ काटूँगा। हालांकि कट करने की मेरी बहुत कम आदत है, बहुत ही कम। लेकिन इस वीडियो से मैं कोई भी इस तरीके का चीज़ नहीं करूँगा कि अगर कुछ मुझसे गलती हो जाती है बोलने में तो मैं उसे काट दूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वीडियो लंबी हो सकती है। यहाँ पे मैं बात करूँगा सारी चीज़ों की जो स्कूल से रिलेटेड है। उसके बीच में अगर थोड़ा सा भटक जाता हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, गांव की जो संस्था होती है, कोई भी संस्था हो वो, उसे आप मेरा नाम दे सकते हैं। हालांकि मैंने कभी नहीं कहा कि जो स्कूल है वो सिर्फ मेरा है या अमरीश सर का है। हम हमेशा अपने नाम से भी, अगर मेरी आईडी भी आप देखोगे फेसबुक पे तो वो मेरे नाम की कोई आईडी नहीं है, सिर्फ जेनेटिक वहाँ पर चलता है। हमने ऐप बनाई तो हमने जेनेटिक के नाम से बनाई। हमने अगर यूट्यूब पे चैनल बनाया तो वो भी जेनेटिक के नाम से ही बनाया। तो मेरे विचार से हम संस्था से हैं, संस्था हमसे नहीं है। और वैसा ही कुछ काम पूरे ग्रामवासियों के लिए। अगर कोई भी संस्था खुलती है, चाहे वो स्कूल हो और चाहे कुछ और संस्था, कोई और संस्था हो जो बच्चों के हित में काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है, मेरे विचार से वो पूरे ग्राम के लिए होती है, पूरे गांव के लिए होती है। ऐसे ही ये जेनेटिक पब्लिक स्कूल हमने जो खोला वो पूरे गांव के लिए खोला। उसको हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि ये सिर्फ हमारा स्कूल है, ये बच्चों का स्कूल है। और ये स्कूल तभी तक है जब तक यहाँ पर बच्चे हैं। मेरे विचार से हमने भरपूर कोशिश की है कि हम बच्चों को अग्रणी पंक्ति में पहुँचाएं। 2014 में ये किराए की बिल्डिंग से शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके इधर उधर से पैसे ले करके, उसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है, उल्टा सीधा पैसा उठा करके ये बिल्डिंग बनाई गई है। और जितने भी आप बिल्डिंग देखते हैं ये हमारी लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हमारा जो बजट था वो उतना था ही नहीं जितना पैसा इस बिल्डिंग में लग गया। उसके बावजूद ये बिल्डिंग में कुछ काम अभी बाकी है, 20-25 लाख रुपए का शायद, जिस तरीके से मैंने एस्टिमेट जोड़ा है इसका। और भी आफ्टर 20-25 लैक्स ये बिल्कुल कंप्लीट बिल्डिंग हो जाएगी। और जिसमें हमें लगेगा कि हाँ, बच्चे को भी लगता है कि हाँ अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं फीस के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारा पैसा लगा। अब देखो, मेरे पास में कोई पैसा था नहीं, कुछ इस तरीके का कोई बिजनेस भी नहीं था पहले कि वहां से पैसा उठाया और सारा लगा दिया। जो भी था, जितना भी था, उसमें हम लोगों के बुरे भी बने हैं। जिसके पैसे लेट हो जाते हैं वो 4 बात सुनाता भी है। और देखो, जो पैसे लेट करने में कई बारी उसका नंबर आ जाता है तो फिर वो बेईमान भी साबित हो जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है जब उस तरीके से चीज़ें नहीं चल पाती जिस तरीके से लोग प्लान करते हैं। खैर, कोविड-19 ने सभी को प्रभावित किया है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें कुछ ज़्यादा ही प्रभावित कर दिया। देखिएगा, बिल्डिंग बनाई थी वो आप सभी के लिए बनाई थी, हम सभी के लिए बनाए थे। गांव के सभी बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। क्लास में जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वो भेदभाव से नहीं पढ़ाता। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता की आशाओं के अनुरूप नहीं चल पाते, नहीं वो आगे बढ़ पाते। तो उस दशा में सारी चीज़ें, अगर मैं दोष वाली चीज़ों की बात करूं तो सारी चीज़ें टीचर्स के ऊपर आके पड़ती हैं, विद्यालय के ऊपर आके पड़ती हैं, सॉरी। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए कि हमें
देखना है कि हमारा बच्चा किस तरीके से चलेगा। अब अब हमारे भी परिवार में लोग हैं और आप सभी के भी परिवार में ये ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते ही हैं भाई हम तो अनपढ़ हैं, अगर हम पढ़े लिखे होते तो फिर स्कूल में क्यों भेजते। मेरे विचार से अब ये जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान करता है। अब इसको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सपोज करते हैं कि आदमी मैं तो कहता हूँ अनपढ़ है, वो बेचारा स्कूल गया ही नहीं, क्या उसके बच्चे का अधिकार नहीं है कि वो हायर एजुकेशन को प्राप्त करे? क्या सिर्फ इस स्टेटमेंट्स में घिरे हुए हम लोगों को बस यही बताते रहेंगे कि हाँ भाई उसका तो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसके माता पिता अनपढ़ हैं? नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य है कि हम एज ए गार्जियन और एज ए टीचर हम यहाँ पे हम सिर्फ बच्चों की प्रगति के बारे में बात करें। हम सभी को पता है कि हर बच्चा होशियार नहीं होता, हम सभी को पता है हर बच्चा डंप भी नहीं होता, हर बच्चा बैकवर्ड भी नहीं होता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं और हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट में, एक ही विषय में होशियार नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता। सबके अपने अपने फील्ड है, अपनी अपनी पोटेंशियल है, अपना अपना इंटेलिजेंस है कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। बच्चे को एक ही निगाह से देखना कहीं ना कहीं अनुचित होता है उसके करियर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं भारत में, बहुत सारे बच्चों के उदाहरण हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी थे और बाद में उन्होंने खेल में, सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में और तरह तरह की क्रिएटिविटी में अपने देश का नाम रोशन किया। बहुत सारे बच्चे होशियार थे, वो इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, वो साइंटिस्ट बने, लेकिन सबकी किस्मत भी रोल प्ले करती है, सबकी किस्मत एक सी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सारी क्वालिटीज़ रखने के बावजूद वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती जिसके वो असली हकदार होते हैं। खैर वो एक बात करने का विषय है, हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से अब समय है एक्ट करने का। क्योंकि अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो चीज़ों का नुकसान बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। देखिए, एजुकेशन का नुकसान हुआ है और पैसों का नुकसान हुआ है। मेरे विचार से दोनों ही नुकसान धक्का देने वाले हो सकते हैं, दोनों ही नुकसान आपको सरप्राइज कर सकते हैं क्योंकि आपने प्लानिंग कुछ और की थी। बट आई थिंक लाइफ इज बिगर देन एनीथिंग एल्स, सो वी आर नॉट हियर टू डिसअपॉइंट, वी आर नॉट हियर टू बी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें परेशान तो करती हैं। अब मनी वाला जो किस्सा है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसको दोबारा से संभाला जा सकता है। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम और इट विल टेक लॉन्गर, लेकिन आई थिंक एजुकेशन वाला जो सिस्टम है ना, जैसे बच्चा 8वीं क्लास में है, जैसे बच्चा 9th क्लास में है, 11th 12th के बच्चे हैं, अभी 12 महीने का जो सेशन होता है उसके बाद में 6 महीने आपके वेस्ट हो गए हैं। और अब 6 महीने जो अगर सपोज करो पढ़ाई हो भी जाती है तो वो कोविड के साथ होगी, तो कहीं ना किसी लेवल पर ये बच्चों का ये वाला साल जाता रहा है। मेरा हमेशा से एक विश्वास रहा कि हमारी जो अगली क्लास है वो डिपेंड करती है पिछली क्लास पे। अंडरस्टैंड करने के लिए आप समझें, अगर मैं 8वीं क्लास में हूँ इस टाइम, तो मेरा पूरा का पूरा जो मेरा एक परफॉर्मेंस होता है उसका बहुत सारा हिस्सा जो मैं परफॉर्म करता हूँ 8th क्लास में या 9th क्लास में, वो 7th क्लास पे डिपेंड करता है। यानी मेरे पास्ट जो मैंने मेहनत करके मैं आया। तो आई थिंक इस तरीके के काम जो भी कुछ हुए, जिस तरीके से भी ये डील किया गया है कोविड को, आई डोंट वांट टू बी ट्रैप्ड इन सच काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने बहुत सारा बोला है उसके बारे में और आगे भी बोलूंगा, बट मेरे विचार से कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स के जागने का समय है। कहते हैं कि बच्चा सबसे बड़ा पूंजी है। हमारे पास में कोई इस तरीके का कैपिटल नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी को स्मूथ वे में निकाल सके, तो हम एज अ कॉमन मैन हम सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। बच्चों की तरफ देख कर हम सपने देखते हैं कि ये बच्चा कामयाब हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी को, परिवार की ज़िंदगी को एक अलग मुकाम पे पहुंचाएगा। लेकिन आजकल व्यवस्था में देखा क्या गया है, मैं यहाँ पर
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहूँगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चे को हम बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं एज ए पेरेंट्स। हम दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं खेत में, फिर गन्ने जब हम पैदा करते हैं, गन्ने को डालने के लिए हम मिल पे जाते हैं, वहाँ पे कई घंटे तक हम वेट करते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, बारिश हो जाए, वो सभी को पता है। उसके बाद में बड़ी मेहनत से पैसा आता है। वो मेहनत का पैसा, देखो हमारी तो फीस कुछ भी नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस है हमारी पूरे साल की, और मोटा मोटा अगर आप जोड़ें तो 13-14-15 रुपया पर डे का पड़ता है। लेकिन लोगों की फ़ीस है 2,500-3,000 हज़ार रुपये। खैर उस फीस में भी मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर खर्चे का भी फ़र्क पड़ता है। खैर वो उनका अपना मुद्दा है, लेकिन पेरेंट्स के जो पैसे हैं वो बड़ी मेहनत से आते हैं। और उससे भी बड़ा जो ड्रॉबैक होता है बच्चे की लाइफ में, जब बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है, कि वो 1 साल जो बर्बाद हो जाता है, हमें नहीं पता चल पाता। एज ए पेरेंट्स हमें नहीं पता चल पाता कि हम खो क्या रहे हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ 1 साल की फ़ीस गई है, बट ऐसा नहीं होता। 1 साल की फ़ीस नहीं जाती, बल्कि पूरा का पूरा जो उसका आने वाला जो समय है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इन माई ओपिनियन, जैसे मैंने बोला, इट्स टाइम टू एक्ट। नौकरियां नहीं हैं। अब कोविड में तो जिनकी नौकरियां थी उनकी भी जाती रहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक हमारे बड़े सीनियर मित्र कहूँगा, बड़े सीनियर मित्र हैं, लाइफ की उन्हें बहुत पहचान है, उनके पास में बैठा हुआ था। हमारे प्रधानाध्यापक जी भी थे। तो हमने वहाँ पर एक बात छेड़ी कि सर जीडीपी के बारे में। तो उन्होंने कहा सर जीडीपी का हमें क्या लेना देना, जीडीपी से हमें क्या लेना देना। मुझे पहले इंप्रेशन में, पहली नज़र में बड़ा ही अचंभा हुआ। खैर मैं चुप ही रहा। उन्होंने बोला कि हमें तो अपनी 2 रोटी से मतलब है, हमें जीडीपी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा तो क्वेश्चन ये है कि हमें जीडीपी से लेना देना क्यों नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्टडीज। ये आता है हमारी एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में। हमें क्यों नहीं लेना देना? आखिर जीडीपी भी तो जब ही कैलकुलेट होती है ना, जब प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, इतना सारा इकोनॉमिकल जो पूरा का पूरा टेबल बैठता है, उसके बाद में जीडीपी कैलकुलेट होती है। और जीडीपी वही शो करती है जो हमने परफॉर्म किया है। आज हमारी कोविड-19 से पहले देखें तो हम वी हैड बीन स्ट्रगलिंग, और 4 पॉइंट के आसपास, 4 पॉइंट समथिंग वॉज द जीडीपी। आज हम -23.9 आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, हाउ दिस इज गोइंग टू बी मैनेज्ड। लेकिन ये एक खतरे की घंटी है। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, मुझे भी बहुत सारे पॉइंट्स को अभी स्टडी करना है, लेकिन देखो इसका सामाजिक जीवन पर, हमारे जीवन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मेरे विचार से हमें बच्चों को इस तरीके से उबारना चाहिए कि वो गलत और सही की पहचान कर सकें। मेरा यहाँ पर मुद्दा किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी से भी नहीं, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ एक है कि अगर हम हैं यहाँ पे, हम प्यार से रहें, सौहार्द से रहें, हमें नौकरियाँ मिलें। जब हम काम करने के लिए तैयार हैं, जब हमारा बच्चा काम करने के लिए तैयार है, उसने एमएससी कर लिया, उसने बीटेक कर लिया, उसने पीएचडी कर लिया, उसने बीएड कर लिया, तो उन्हें नौकरियाँ मिलनी चाहिए। नौकरियाँ ना मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर उसमें दम होगा, अगर उसमें पोटेंशियल होगा, तो वो अपनी नौकरी को ले लेगा। और अगर उसमें नहीं होगा तो उसमें फिर कहने सुनने वाली बात नहीं रह जाएगी। हमें ये तय करना होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं कहूँगा अब यहाँ पे, कि सर हमारा जो जितना भी बजट है, देखिए अगर घर में 10 रोटियां बनी हैं और 10 के 10 2 बच्चों को खिला दोगे और बाकी के जो मेंबर को छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आप पे इल्ज़ाम तो लगेंगे ही सर। ठीक है, तो हम चीज़ें बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। हमारा परिवार है, भारत को जब हम एक परिवार मानते हैं, तो एक बजट होता है यहाँ का, सबकी सैलरीज होती हैं, इंक्लूडिंग एमएलएज और एमपीज, सांसदों और विधायकों की। तो सर कुछ महीने इस पर भी लगा दीजिएगा, किस तरीके से हम स्मूथली काम कर सकते हैं। बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा है, युवाओं में बहुत बड़ा टैलेंट है, और युवा ही यहाँ की शक्ति है। तो उसे अगर हम अपने देश के हित में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज
हम बहुत सारे देशों की बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन आज हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों में उलझा दिए गए हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं आती। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रत्येक स्तर पर एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन का स्तर नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स होती ही रहेंगी। कोविड-19 ने कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब भी बहुत बड़े लेवल पर। हमें देखना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैंने सुबह ही अखबार में, सुबह ही न्यूज़ में पढ़ा कि 23.9 माइनस में है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मुझे भी चीज़ें समझ आती हैं इंडिविजुअली कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। भारत को बहुत बड़े लेवल पर चढ़ाया गया। शुरू में ही जब लॉकडाउन लगाया गया तो कहा गया कि भारत एक सुपर पावर की तरीके से इमर्ज करेगा पोस्ट कोविड, लेकिन ये 23.9 कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजाता है। पहला क्वार्टर है, और या दूसरा क्वार्टर है, पहला ही है, पहला क्वार्टर है, और इसमें 23.9 का गिरावट हमने देखी, जो बहुत ज़्यादा ही मतलब खतरे की घंटी है। वापस स्कूल पे आते हुए एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से एक आलोचना करना चाहूँगा। लोग इसे आलोचना कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड बनवाए गए, और आधार कार्ड बनवाए गए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली गलत बनवा दिए गए। इतनी सारी गलतियां, बच्चों की टीसी हो गई हैं खराब, किसी ने बनवाए हैं, किसी ने नहीं बनवाए हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, किसी की मम्मी का नाम गलत हो गया, किसी का एड्रेस गलत हो गया, किसी का फादर का नाम गलत हो गया है। तो एक स्कूल तो सिर्फ इसी के चक्कर में अब लगे रहता है। मुझे पता नहीं चलता कि इतना सेंसिटिव मुद्दा आधार कार्ड वाला वो गलत कैसे हो सकता है। किस तरीके से इतना बड़ा झोल हो सकता है बातों में, कैसे? आपने और डिपार्टमेंट में को भी काम करने से रोक दिया। अगर यहाँ पर हम चीज़ें करते हैं पूरे दिन में तो 25 तो आधार कार्ड गलत होते हैं, टीसी गलत हो जाती हैं, और क्या करें, नकली बना के दे दें। गार्जियन तो कहता है कि सर हमें तो पता नहीं है। अब गार्जियन की भी इतनी बड़ी गलती है जिसकी गुजर नहीं है। भैया 4 साल से आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको ये पता नहीं है कि कितनी इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है और क्या लिखा गया है, और आप सिर्फ स्कूल के ऊपर डाल देते हैं सारी चीज़ें। मैंने 6 साल से मैं समझाते आया हूँ कि स्कूल तो बच लेगा, आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपकी समझ नहीं आती। अब चेंज कराओ, अब सब कुछ चेंज कराओ, या उसे नकली भर के दे दो। गार्जियंस इतनी दिन तक बात कह देते हैं कि सर टीसी में लिखना ही तो है, ऐसे करके लिख दो। कैसे लिखें? क्या सोच है किस तरीके की? मुझे नहीं पता, ये अनभिज्ञता है, ये अनपढ़पन है, क्या है मुझे नहीं पता, या जानबूझ के ऐसा हो सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश है और दुर्भाग्यशाली है। अब कहीं ना कहीं हमें भी इस बात पर विचार करना होगा कि जब तक चेंज नहीं होते तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला कि हमारा एक बिंदु होना चाहिए हमेशा आगे बढ़ने का, और हम बढ़ेंगे। लोगों को बोलने की आदत है, बोलते हैं। खैर मेरी भी बोलने की आदत है, मेरी तो पूछने की आदत है, क्वेश्चंस पूछने की। क्वेश्चंस सभी के लिए हैं, सभी पार्टीज़ के लिए हैं। जब से मैंने थोड़ी सी चीज़ों को समझना शुरू किया है, अब उसमें यूपीए गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, अगर बच्चों के साथ में कुछ गलत होता है तो उस पर बोला जाता है। आप यूट्यूब पर जाकर के देखिएगा, हर तरफ आंदोलन चल रहे हैं। एसएससी रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म भरवाए गए थे, उसके बाद में एग्ज़ाम नहीं हो पाया। इतने सारे पैसे लेकर के भी आपको एक संस्था डिसाइड नहीं कर पा रही है कि एग्ज़ाम लेना है कि नहीं है, तो फिर इस पर शर्म की बात है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ वो घर पे रह के पढ़ाई करें थोड़ी थोड़ी, और अपने आप को ट्रैक से ज़्यादा न हटने दें, क्योंकि ट्रैक से तो हटा जा चुका है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हटा जाएगा
तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे वीडियोज़ के सहारे वापस आएंगी और एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक वेरी सून। थैंक यू, टेक केयर।